आज हम पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो क्या है? तंतु से वस्त्र तक। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के फाइबर होता है, मतलब क्या, अलग अलग टाइप के तंतु होते हैं जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। फैब्रिक, फैब्रिक यानी कपड़ा, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो ऐसा हम सब ने देखा, अलग अलग टाइप के कपड़े। अलग अलग टाइप के कपड़े कहाँ से होते हैं? हमने जो कपड़े पहने हैं, चादर का कपड़ा, हम हमारे घर पे जो पर्दे लगे होते हैं उनका कपड़ा, सभी कपड़े अलग अलग है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बने होते हैं अलग अलग टाइप के फैब्रिक से। ठीक है। तो अभी हम ये लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। तो फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। तो हमने जान लिया कि फाइबर से हमारे फैब्रिक बनते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले फाइबर से यान बनता है और यान से फैब्रिक बनता है। ठीक है। और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर हमें कहीं से भी मिल सकता है। फाइबर हमें पेड़ पौधों से भी मिलता है, फाइबर हमें जानवरों से भी मिलता है, और फाइबर को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। और उसी फाइबर से आगे जाके हम यान बनाते हैं और यान से फैब्रिक बनाते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी देखते हैं डेफिनेशन फाइबर की। तो अ फाइबर इज अ थिन थ्रेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल सब्सटेंस, स्पेशली वन दैट इज यूज टू मेक क्लोथ और रोप। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर एक पतला धागा होता है, ठीक है, जो कि नेचुरल यानी कि हमें हमें हमारे एनवायरनमेंट से भी मिल सकता है, और वो आर्टिफिशियल सब्सटेंस से भी बनाया जा सकता है। ठीक है। और स्पेशली फाइबर को किस किस चीज में लिया जाता है? फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं, फाइबर से रस्सियां भी बनती है। ठीक है। पर यहाँ हम इस लेसन में हम सिर्फ कपड़ों की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा लेसन क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है। तो फाइबर्स, फाइबर से यान बनता है और यान से फिर जाके हमारे फैब्रिक बनते हैं। ठीक है। तो फाइबर देख लिया। तंतु, यान क्या होता है? यान होता है जो फाइबर हमारा होता है, जो फाइबर हमारा फाइबर से होता है, फाइबर से हमें फिर यान हम बनाते हैं। ठीक है। और फिर यान से हमारा बनता है फैब्रिक। तो अभी यान क्या होता है? यान जो भी हम हमारे फाइबर से पतले पतले धागे बना लेते हैं। ठीक है। तो फाइबर हमारे पास पहले रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर हम उस पर कुछ काम करते हैं, और फिर उस काम के बाद में हमारा बनता है यान, और फिर हम उस पर और काम करते हैं, तो उससे हमारा बनता है फैब्रिक। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ फाइबर्स। ठीक है। एक हमारा होता है नेचुरल फाइबर और एक हमारा होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। तो अभी नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है? कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। अब इन सबको नेचुरल फाइबर क्यों बोला? क्योंकि ये हमें हमारे नेचर से मिल रहा है। नेचुरल तो हम सब जानते हैं ना, जो हमें प्रकृति से मिलता है वो होता है नेचुरल फाइबर। कॉटन और जूट ये दोनों हमें मिलते हैं प्लांट से, है ना। हम जानते हैं जूट की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है। ठीक है। तो कॉटन की खेती कहाँ कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है ना। और जूट की खेती कहाँ होती है? जूट की खेती सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उसके बाद में जूट की खेती आसाम में भी होती है। ठीक है। उसके बाद में हमारे आता है सिल्क और वुल। सिल्क और वुल जो है वो भी नेचुरल फाइबर है, पर वो हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलते, वो हमें जानवरों से मिलते हैं। ठीक है। तो हमने पहले भी पढ़ा है ना कुकून के बारे में। तो क्या कुकून क्या होता है? अ, कुकून जो है वो क्या, मलबेरी, जो हम जानते हैं ना, शहतूत, शहतूत के पत्तों पे वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, पर वो रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है। जिस पे कि हम आगे काम करके उससे हमारा सिल्क बनता है। ठीक है। सिल्क की साड़ियाँ और भी कई सिल्क के कपड़े जो हमें मिलते हैं। ठीक है। और वुल, वुल क्या? अब जो हमारा वुल है, वुल हमें कहाँ से मिलता है? अभी इस फोटो में देखते हैं हम। इस फोटो में याक दिखाया गया है ना। तो याक की जो बाल, चमड़ी के ऊपर जो बाल रहते हैं, जो हेयर्स रहते हैं, उससे आगे जाके वुल बनता है। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ याक ही हो, याक भी हो सकता है, शीप भी हो सकता है। ठीक है। तो इनसे, इनके बालों से हमें वुल मिलता है। उसके बाद में आता है सिंथेटिक फाइबर।
ठीक है। तो अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो किसी भी केमिकल के यूज से बनाया गया है। मतलब वो हमें नेचुरली प्रकृति से नहीं मिल रहा है, वो हमें, ठीक है, वो हमने बनाया है, वो मैन मेड है। उसे हम सिंथेटिक बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं, या आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब वो कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ठीक है। तो अभी हमें सिंथेटिक फाइबर की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक कारण ये कि जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो बहुत महंगा है, वो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सब खरीद नहीं सकते हैं। पर वही हमें तो पता है कि कपड़े की जरूरत तो सबको है, सबको चाहिए कपड़ा, है ना। तो इसीलिए क्या आया? सिंथेटिक फाइबर आया, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेचुरल फाइबर की जो है हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो हमें उतने ही ज्यादा क्या बोलते हैं, रहने की जगह चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उतना ही ज्यादा हमें खाना चाहिए, है ना। तो अब पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है, पर हम उतनी खेती को इतनी जल्दी कैसे बढ़ाएं, है ना। तो अब कपड़े की जरूरत हमें ज्यादा पड़ने लगी है, तो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर की जरूरत पड़ी। अब तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो बहुत सारे काम हैं वो नेचुरल फाइबर से नहीं हो सकते, जैसे कि नायलॉन। नायलॉन की जो रस्सियां होती है ना वो बहुत मजबूत होती हैं। वैसे उतनी मजबूत रस्सियां जो हैं हमें नेचुरल फाइबर से नहीं मिल सकती हैं। अभी हम जानते हैं कि नेचुरल फाइबर में जूट की रस्सियां बहुत काम में ली जाती हैं, है ना। पर क्या जूट की रस्सियां कितनी मजबूत होती है हमें पता है कि वो हम बहुत अभी हम पैराशूट में जूट की रस्सियां यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए नायलॉन की रस्सियां, अभी नायलॉन की रस्सियां पैराशूट में यूज होती हैं। फिर माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए नायलॉन की रस्सियां यूज होती है, क्यों? क्योंकि वो बहुत मजबूत होती हैं, है ना। तो इसीलिए हमें इन कारणों की वजह से सिंथेटिक फाइबर की जरूरत पड़ी। अब सिंथेटिक फाइबर, चलो ठीक है, अभी हमने देख लिया कि सिंथेटिक फाइबर की ये अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। पर अभी हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं ना। तो अभी सिंथेटिक फाइबर के क्या ड्रॉबैक है? सिंथेटिक फाइबर के ड्रॉबैक है कि जो सिंथेटिक फाइबर को बनाने में बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है। साथ ही में सिंथेटिक फाइबर उतने सुहावने नहीं होते। अभी हमने कई बार सुना होगा, मम्मी मार्केट में जाती है तो जब दुकान वाले अंकल हमें दिखाते हैं कपड़े, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि भैया कॉटन का दिखाइएगा, है ना। ऐसा क्यों बोलती हैं? ऐसा इसलिए बोलती हैं क्योंकि पहनने में जितने हमें नेचुरल फाइबर के कपड़े अच्छे लगेंगे उतने हमें सिंथेटिक फाइबर के नहीं अच्छे लगेंगे। क्यों? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो गर्मियों में कॉटन का कपड़ा पसीना सोख लेता है, वहीं अगर हम पॉलिस्टर का कपड़ा पहनेंगे तो हमें उल्टा उसमें ज्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारा पसीना नहीं सोखता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉटन के बारे में, ठीक है। तो कॉटन हमने देखा, कॉटन क्या था? कॉटन था हमारा नेचुरल फाइबर, है ना। तो अभी कॉटन के कपड़े तो सबने देखे ही होंगे, है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो आज सब मम्मी को बोलेंगे कि मम्मी हमें बताइए कॉटन का कपड़ा कौन सा है, ठीक है। तो वेयर डज दिस कॉटन विल कम फ्रॉम? अभी कॉटन कहाँ से मिल रहा है? अभी हमने बात की थी कि वो नेचुरल फाइबर है ना। नेचुरल फाइबर है और वो हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये सब कॉटन है, कॉटन के प्लांट्स कॉटन के खेत में लगा हुआ है ना। तो इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में उगाया जाता है, ठीक है। प्लांट से मिलता है तो हमें मतलब कि खेतों में ही उगाया जाता होगा, ठीक है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो ये कैसी जगहों पे इसकी उगत इसको उगाया जाता है? ऐसी जगहों पे इसको उगाया जाता है जहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिले और जहाँ पे वार्म क्लाइमेट मिले, है ना। मतलब जहाँ ज्यादा ठंडी ना होती हो, बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए कॉटन को, है ना। तो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, ये दो चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो कॉटन को ऐसे जगहों पे उगाया जाता है जहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिले और वार्म क्लाइमेट मिले। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, जिनको कि हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, ठीक है। तो जो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है जिसको कि हम कॉटन बॉल भी बोल सकते हैं, वो लगभग एक नींबू के साइज के जितना हो जाता है ना, ठीक है। तो उसका जो फ्रूट होता है वो लगभग नींबू जो रहता है उसके साइज के जितना रहता है। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर
कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। तो जब ये फ्रूट पक जाते हैं ना, तो बॉल जो है वो, जैसे बॉल है तो ऐसे करके खुल जाता है, ठीक है। तो अब हमारा ये बॉल था तो ये खुल गया। तो अब इसमें से क्या, हमारा कॉटन, जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा फूल खुल गया है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा जो है फूल खुल गया है ना। तो ये हमें यहाँ पे जो सफेद सफेद दिख रहा है, ये हमारा कॉटन यानी कि रुई है। रुई तो हम सब ने देखी है, घर में हम पूजा में बाती बनाने में यूज लेते हैं उसका, है ना। तो ये वही रुई है। तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद अ स्नो। ये तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना ये पेड़, यहाँ पे इस वाले फोटो में। ये खेत कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे बर्फ गिरी हो। क्यों? क्योंकि कॉटन हमारा सफेद सफेद, पूरा फूल हमारा खुल गया है, तो वो बहुत सुंदर लग रहा है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। तो अभी ये जो हमारा जो कॉटन बॉल्स हमें मिल जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि हम खेत में जाते हैं और खेत में जाके फिर इन कॉटन बॉल्स को जो है हम तोड़ते हैं, ठीक है। पेड़ पे से हम इन कॉटन बॉल्स को तोड़ते हैं और इनको इकट्ठा करके लेके आते हैं, घर पे लेके आते हैं। और उसके बाद में हम इसको इसमें से क्या बोलते हैं, जो हमारा बॉल है, जो हार्ड कवर, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये वाला चीज और ये सब, तो मतलब कि इसके बॉल में से जो हमारा ये वाइट वाला कॉटन है उसको अलग करते हैं। और उसको अलग करने के बाद में हम उसमें से बीज निकालते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। तो अभी फाइबर्स मतलब जो हमारा कॉटन है, मैंने बताया था इसमें सीड्स भी होता है ना। तो अब इसको कैसे अलग किया जाता है, कॉम्बिंग के द्वारा इनको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। कॉटन बॉल्स में से हमारा फाइबर और हमारे कॉटन के बीच, इनको अलग करने को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग, ठीक है। Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for the ginning. ठीक है। तो ये फोटो, ये वाला फोटो दिख रहा है, तो इस वाले फोटो में क्या है, गिनिंग का ये प्रोसेस दिखा रखा है, ठीक है। तो ये एक लकड़ी जैसी दिख रही है। तो इसको किया जाता है, ये हमारा यहाँ पे कॉटन बॉल रख लिया जाता है और फिर इसको हाथ से ऐसे ऐसे करके, बेलन जैसे मम्मी रोटी बनाती हैं तो बेलन को कैसे घुमाती हैं, है ना, उसको वैसे ही करके कॉटन बॉल्स को जो है कॉटन फाइबर्स और कॉटन के जो सीड्स हैं उन्हें अलग किया जाता है। चलिए, अब हमने कॉटन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। तो जूट के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बार कॉटन के बारे में रिवाइज करें। चलिए, बिना देखे बात करेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले कॉटन हमारा नेचुरल फाइबर है, और वो हमें कैसी जगह पे मिलता है, वो हमें ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो, ठीक है। और फिर हम कॉटन कॉटन के जो फ्रूट होते हैं वो नींबू के साइज के जितने होते हैं, और वो जो फ्रूट जब पक जाते हैं तो उसमें से हमारा व्हाइट कलर का कॉटन बाहर आता है। फिर हम उसको पेड़ से तोड़ के, और सबसे पहले तो उस फूल में से हम अपना कॉटन है अलग कर लेते हैं। उसके बाद में हम उसको गिनिंग के प्रोसेस में के द्वारा हम उसके बीज और जो हमारे कॉटन के फाइबर है यानी कि जो रुई है उसे हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, ठीक है। तो अब जो जूट फाइबर है ये हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन कहाँ से मिल रहा था हमें, फ्रूट से मिल रहा था, है ना। तो अब जूट कहाँ से मिलता है, जूट मिलता है हमें स्टेम से। किसके स्टेम से मिलता है हमें, जूट प्लांट के स्टेम से। तो ये अब हमारा ये वाले फोटो में आप देख रहे हैं जूट प्लांट है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो रहेगा, ठीक है, यहाँ से हमें फाइबर मिलेगा, ठीक है। और ये जो हमारा जूट का प्लांट है ना, ये बहुत मोटा नहीं होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। कितना होता है, हमारी एक उंगली होती है ना, तो इसकी कितनी थिकनेस है ना, इतना ही थिक रहता है जूट का प्लांट का स्टेम का थिकनेस, और उसी में से हमें मिलता है हमारे जूट फाइबर, ठीक है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। इसको रेनी सीजन के दौरान कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि
जूट को जो है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जूट को उगाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसीलिए जूट को जो है बारिश के मौसम में उसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंग वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ऐसा क्यों होता है? इंडिया में जूट को सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीन ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि रेनी सीजन में होता है, और मैंने क्या बताया रेनी सीजन में क्यों होता है? क्योंकि इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है। तो अभी वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसको, तो इसीलिए इसको इन जगहों में उगाया जाता है। अब बताओ, अब हम इसको राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में ऐसी जगह पे उगाने जाएंगे तो ये उगेगा क्या? ये उगेगा, पर क्या उतना अच्छा प्रोडक्शन मिल पाएगा हमें जूट का? नहीं, हमें उतने अच्छी क्वालिटी का जूट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। और ऊपर से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? बहुत ऊपर से बहुत ज्यादा पानी देना पड़ेगा। जबकि वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जमीन में ही अच्छे से पानी, जमीन के नीचे हमें अच्छे से पानी मिलता है, और बारिश भी वहाँ अच्छी होती है। ठीक है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है। तो अभी जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट, मतलब उसकी कटाई कब होती है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है। फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब उसमें फूल खिल रहा होता है। ठीक है। अभी हम फूल से उसका फ्रूट आने का वेट नहीं करते हैं। ठीक है। वरना क्या होगा, अगर हमने इसका वेट किया कि फ्रूट आ जाए, या हमने थोड़ी भी देरी करी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारा जो ये पेड़ है ये बहुत ज्यादा पक जाएगा, और हमारा जो जूट का जूट हमें जो मिलेगा फाइबर, है ना, उसकी वो उतनी अच्छी चमक नहीं होगी उसकी। ठीक है। और वो बहुत ज्यादा हार्ड हार्ड होगा, मतलब कि हमें उसके साथ काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है। द स्टेम्स of the harvested plants are immersed in water for a few days। ठीक है। तो जो हमने हार्वेस्ट किया, ठीक है, हमने अपना जो जूट का प्लांट है उसकी हार्वेस्टिंग कर ली हमने। अब हमें उसके क्या, मेन तो हमें उसके स्टेम से काम है ना। हमारा जो जूट का फाइबर है वो कहाँ से आएगा? वो उसके स्टेम से आएगा। ठीक है। तो द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तो क्या करते हैं, लगभग 1-2 महीने के लिए जो हमारा जूट का स्टेम है उसको पानी में, ठीक है, स्टैंडिंग वाटर में, मतलब जो खड़े हुए पानी में, मतलब कि पानी बह नहीं रहा होता है ऐसे पानी में हम उसको डाल के रख देते हैं। कितने दिन के लिए? 1 से 2 महीने के लिए। अब हम क्यों डालते हैं? हम इसलिए डालते हैं, फिर उससे जो हमारा अंदर का जो फाइबर है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है, और फिर जब हम उसको हाथ से उसकी बाहर की जो हम उसको बार्क बोले या आउटर कवर बोले, वो आराम से हट जाता है स्टेम का, तो हमें अंदर से जो है हमारी फाइबर मिल जाती है। ठीक है। द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड। तो वही हमने बोला, जब हम उसे पानी में डाल के रखेंगे तो कोई भी चीज क्या हो जाती है, गल जाती है ना। तो ऐसे ये स्टेम गल जाएगी। गल जाएगी तो हमें इसका ऊपर का कवर निकालने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। तो उससे हमें मिल जाएगा हमारा जूट का फाइबर। ठीक है। तो जूट का फाइबर से, ये देखो, ये इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये फाइबर से रस्सी बन गई है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कॉटन के प्रोसेसेस। ठीक है। क्या क्या प्रोसीजर्स के बाद में हमें जो है हमारा कॉटन का एक क्या बोलूं, यान तैयार होता है। यान के बाद में फिर हम उससे फैब्रिक बना सकते हैं। ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है। तो फाइबर से जो हम यान बनाते हैं, ठीक है, मतलब रॉ फॉर्म में हमारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे हम जो यान बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फाइबर्स होता है, ठीक है, कॉटन वुल से, ठीक है, कॉटन वुल से हमारा जो है फाइबर लिया जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्टेड जानते हैं? ठीक है। अभी जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो ये एक पेपर है, ठीक है। अब ट्विस्ट क्या होगा, हम इसको ऐसे करके घुमा देंगे, है ना। जब हमने इसको ऐसे करके घुमा दिया तो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। ठीक है।
दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो अगर अभी हमारे पास यहाँ पे एक पेपर नहीं होके बहुत सारे पेपर होते तो क्या होता कि ये हम इसको ऐसे साथ में घुमाते जाते तो क्या होता, वो सारे फाइबर्स एक साथ आ जाते, है ना। अगर हम पेपर की बात करें तो क्या होता, सारे पेपर्स एक साथ आ जाते, है ना। उसके पेपर एक साथ आ जाते तो क्या होता, हमारा यार्न बन जाता। A simple device used for spinning is a hand spindle, also called टाकली, ठीक है। तो पहले हैंड स्पिनिंग के लिए एक जो है डिवाइस का यूज होता था, ठीक है, हैंड स्पिंडल का, जिसको कि हम टाकली बोलते हैं। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखे के बारे में तो हम सबने सुना ही है। कब, कहाँ सुना है हमने? आजादी के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो गांधी जी की बात आती है, और गांधी जी की बात आती है तो चरखे की बात आती है ना। तो दूसरा क्या, एक तो टकली हो गया, उसके बाद में दूसरा क्या है, चरखा, ठीक है। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics, ठीक है। तो स्पिनिंग ऑफ यार्न जो है, ऐसे अगर हम पहले के टाइम में तो सब हाथ से होता था, है ना। पर आज के टाइम पे जब हमें इतना सारा प्रोडक्शन चाहिए तो हर चीज हाथ से नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें अपना टाइम भी बचाना है और कम टाइम में हमें ज्यादा चीजें भी तैयार करनी है। तो इसलिए आजकल क्या होता है, मशीन्स का यूज होता है, ठीक है। और एक बार हमारा स्पिनिंग हो जाए, स्पिनिंग हो गया मतलब क्या, हमारा स्पिनिंग के बाद में क्या तैयार हो जाता है, हमारा यार्न तैयार हो जाता है ना। तो हमारा यार्न तैयार हो जाता है तो उसके बाद में हम उस यार्न से क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे तरीके हैं अभी अगर हम देखें यार्न टू फैब्रिक, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि हम यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से दो क्या है, एक है वीविंग और एक है नेटिंग, ठीक है। तो a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. ठीक है। तो वीविंग क्या होता है, वीविंग में ना हम दो फाइबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमारा एक फाइबर है, और जो हमारा यहाँ नीचे से इसके गया वो हमारा दूसरा फाइबर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते जाएंगे, एक के ऊपर एक, इधर ये ये ऊपर से आया, फिर ये नीचे से जाएगा, फिर ये ऊपर से आएगा, और जब ये नीचे से गया तो इसमें यहाँ पे क्या, जो हमारा दूसरे नंबर का फाइबर था, है ना, वो ऊपर से आएगा। तो ये कैसे है, 1 2 1 2 1, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो अभी हम चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये रही हमारी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या लिखा है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब इसमें क्या करना है, हमें हमें 2 शीट पेपर की शीट लेनी है, और पर दोनों अलग अलग कलर की लेनी है, ठीक है। और और कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें उसको स्क्वायर में काट लेना है, ठीक है, जिसकी की लेंथ होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर, और स्क्वायर है मतलब लेंथ और विड्थ दोनों सेम होंगी। तो मतलब हमारा लेंथ और विड्थ दोनों 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों शीट्स का, ठीक है। और अब हम उन दोनों शीट्स को क्या करना है, हमें हाफ में फोल्ड कर देना है, ठीक है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन फिगर 3.12, ठीक है।
तो ये जो है हमारा ये वाला फिगर देख रहे हैं। तो इस वाले फिगर में क्या किया है हमने, पहले जो है 30 × 30 का हमने शीट काट लिया, स्क्वायर्स काट लिए। अब उसको हमें हाफ में फोल्ड कर देना है दोनों शीट्स को, ठीक है। दोनों हमने दो अलग अलग कलर की शीट्स लिए थे, उन दोनों को हमने फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और फिर अब हम उन दोनों ही शीट्स को हमें कट करना है डॉटेड लाइंस। हमने ना इसमें लाइंस खींचे हैं, कितने, इक्वल डिस्टेंस लेके हमने इसमें लाइंस खींचे हैं, ठीक है। पर देख रहे हो आप ये, इसमें ऐसे ऐसे करके हमने जो लाइंस खींची हैं हमें उनको कट करना है, ठीक है। पर हमें एक में क्या करना है, एक में तो हमें पूरे पूरे स्ट्रिप्स काटने हैं, ठीक है। और वहीं दूसरे में क्या करना है हमें, दूसरे में हमें पूरे स्ट्रिप्स नहीं काटना है, दूसरे में हमें ये, देख रहे हो, और फिर यहाँ अंदर अंदर से ऐसे कट कर देना है। और फिर उसके बाद में उनको अनफोल्ड करना है, ठीक है। अब वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन ईच शीट ऑफ द पेपर, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, अभी हमने जैसे यहाँ पे ऑरेंज वाला शीट है, ठीक है। अब ग्रीन वाले को तो हमने पूरा कट किया नहीं है ना। उसके एक ये वाली एंड और एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, ये दोनों जॉइन है, ठीक है। तो अभी हमें एक रेड स्ट्रिप लेना है उसको, ठीक है। हम यहां से डालना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर से लिया, फिर हम एक स्ट्रिप के नीचे से लेंगे, फिर हम एक स्ट्रिप के ऊपर से लेंगे, फिर हम एक स्ट्रिप के नीचे से, ऊपर से, नीचे से, ऐसे करते करते ये दूसरे एंड तक ले आना है। और ऐसे ही हमें करते करते हमारा ये पूरा पेपर हमें पूरा जो है स्ट्रिप सारे फिल कर देना है, ठीक है। तो फिर अब हमारा कैसे बन जाएगा, हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे हमने वीविंग की, ठीक है। जो हम वीविंग यहाँ पे बात कर रहे थे वो हमने यहाँ पे वीविंग किया, ठीक है। देख रहे हैं ऐसे। चलिए तो अभी नेक्स्ट है, two sets of yarn are woven to make a fabric, and weaving of fabric is done by loom. The looms are either hand operated or power generated, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने वो एक्टिविटी करके देखी है ना। तो अभी पर क्या होता है, जो हमारे ये तो हम हाथ से कर सकते हैं, ठीक है। हमने मोटे मोटे स्ट्रिप्स काटे थे तो वो तो हमने हाथ से कर लिया। पर क्या हम ऐसे पतले पतले धागों के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए हमें क्या होता है, ये लूम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या है, वीविंग फैब्रिक इज डन ऑन लूम, ठीक है। तो ये है हमारा लूम। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, ठीक है। और ये तो हाथ से होता है, और ऐसे ही आजकल मशीन्स भी आती हैं, तो ये मशीन ऑपरेटेड भी होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी वही किया है। यहाँ पे ऑरेंज पेपर के अंदर हमने येलो पेपर डाला है, ठीक है। और ये हमारी वीविंग, ये दो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही है जैसे अभी हमने एक्टिविटी की है ना। अभी नेक्स्ट आता है निटिंग। तो निटिंग तो हम सब जानते हैं, ठंडियों में हमारी मम्मा हमारे लिए स्वेटर्स और मफलर्स बुनती है ना। तो वो क्या होता है, निटिंग, ठीक है। तो इन निटिंग, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा निटिंग होता है, ठीक है। तो निटिंग में क्या होता है कि अ सिंगल yarn इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हमने देखा है, ठीक है। हमारी मम्मा क्या करती हैं कि एक ही ऊन लेती हैं, है ना। वो जैसे अभी हमने वीविंग में लिया था, दो अलग अलग फैब्रिक लिए थे, है ना। तो पर स्वेटर बुनते टाइम क्या मम्मी दो दो ऊन लेती है, नहीं। अगर उन्हें कोई कलर का डिजाइन बनाना होता है तो ही वो दो कलर के ऊन यूज करती है, नहीं तो वो एक ही ऊन से बनाती है ना, बुन के क्या हमारे लिए स्वेटर। तो वैसे ही उसी को बोलते हैं निटिंग, ठीक है। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो निटिंग का एग्जाम्पल घर पे हमारे होता है, तो सलाई, ये देख रहे हैं, ये सलाई है, सलाई का यूज करके यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो, हाँ ये क्या है, ये है सलाई। और सलाई के यूज करके और क्या हो रहा है, निटिंग हो रही है, ठीक है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक।
ठीक है। तो वीविंग और निटिंग जो है वो दोनों को ही डिफरेंट फैब्रिक बनाने के यूज में लिया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो निटिंग करके हमारे स्वेटर्स या वुलन्स बनते हैं, वही वीविंग करके हमारे जो भी हमारे नॉर्मल कपड़े रहते हैं वो सब वीविंग करके बनाए जाते हैं। हमारे पर्दे हो गए, हमारी चादर हो गई, है ना। चलिए तो अब हम एक बार प्रोसेस देखें पूरा। सबसे पहले हमें रॉ कॉटन बॉल्स मिले। रॉ कॉटन बॉल्स हमें कहाँ से मिले? फील्ड से, खेत से मिले, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ? गिनिंग। गिनिंग में क्या किया था हमने? गिनिंग में हमने जो कॉटन बॉल्स हैं उनको क्लीन किया था। कैसे क्लीन किया था? हमने जो है सीड्स को, हमने जो है सीड्स को सेपरेट किया था। किससे? हमारे जो कॉटन फैब्रिक है उससे हमने सीड को सेपरेट किया था। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में हुआ स्पिनिंग ऑफ कॉटन इनटू यार्न। ठीक है। मतलब हमने जो हमारा कॉटन जो हमने साफ कर लिया था उसके बाद में हमने उससे क्या किया? हमने उससे यार्न बनाया। अब वो यार्न से दो तरीकों से हम क्या बोलते हैं, हम अपने फैब्रिक बना सकते हैं। तो एक हो सकता है हमारा वीविंग और एक हो सकता है हमारा निटिंग। ठीक है।